बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का चौथा अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें बच्चों, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान समाज है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों। चौथा पॉइंट है, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं, इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां रह गया है। इसके बाद आता है फिर आपका पांचवा पॉइंट, और यहाँ पर लिखेंगे, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही रही है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो आप किस प्रकार से आप उदाहरण लिखेंगे, साथ साथ आप उसके बारे में वर्णन करेंगे बच्चों। उत्तर में लिखेंगे, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। और फिर पॉइंट बना के लिखेंगे। नंबर 1, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है नंबर 2, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है और फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों तीसरा, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है। आई बात समझ में? इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। 1984 में हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर लिखेंगे, आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। और कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं पॉइंट में। नंबर 1, अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
और फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रही तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। आई बात समझ में। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। फिर लिखेंगे पांचवा पॉइंट बच्चों, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात सबसे ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। अगला पॉइंट है नंबर 6, जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर याद भी करते रहें। और फिर आता है आपका चौथा प्रश्न। यहाँ पर कहा है, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। और कारण आप किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे आप, भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म के तरह चुनावों को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। और फिर पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। इनमें से आपको एक चुनना है। क है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ख है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ग है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और ग है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इनमें से आपको एक पॉइंट चुनना है बच्चों। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 8वां है बच्चों, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। क है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, और उसके बाद ग वाला है पंचायती राज की संस्थाएं। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और लिखेंगे पंचायती राज की संस्थाएं। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आता आपका 9वां प्रश्न बच्चों, और यहाँ पर पूछा है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि, और उसके बाद यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके लिए। है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। स वाला है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और द है फिर एक धार्मिक समुदाय, और द है फिर एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सब धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और फिर यहाँ पर पूछा है बच्चों, इनमें से कौन या कौन कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क है ए ब स, और द ख है ए ब, और द ग है ए और स, और ग है ब और द। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ए और स बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है बच्चों आपका 10वां प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, क है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ख है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ग है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और ग है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो यहाँ पर आपको चुनना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आता है 11वां प्रश्न बच्चों, और इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है। यहाँ पर आपको लिखना है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रिक्त स्थान में जाति लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जाति। उत्तर में लिखेंगे आप, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, यानी कि आप जहाँ पर ये रिक्त स्थान दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जाति। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका 12वां प्रश्न, और यहाँ पर है, सूची फर्स्ट और सेकंड में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूची बनी हुई है बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की एक टेबल है, और यहाँ पर सूची फर्स्ट है और यहाँ पर सूची सेकेंड। पहले में लिखा है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, और दूसरा है, धर्म को समुदाय के मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। तीसरा है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। चौथा है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। और यहाँ पर जो है सूची सेकंड में सांप्रदायिकता, नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद। अच्छी प्रकार से आप टेबल को एक बार जांच कर लें बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कोड बना रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं।
कोड में यह सा रे गा मा, और यहाँ पर है 1 2 3 4, और यहाँ पर ख ग क घ, ख क घ ग और घ ग क ख, और यहाँ पर है माँ में ग क ख और घ। कोड में से आपको चुनना है कि सही ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं सही ऑप्शन है रे वाला। क्या है? रे वाला, ख क घ और ग। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।